उसके बाद अगला टर्म, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है समाहर्ता। अगला क्वेश्चन है समाहर्ता। समाहर्ता कौन थे, कौन है, इस टर्म का क्या मतलब है समाहर्ता का? तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये रिलेटेड है मौर्य काल से। किससे? मौर्य काल से। आज अगर हम गवर्नमेंट देखते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे चलता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है सबसे ऊपर, फिर उसके अंडर और मिनिस्टर्स भी होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग मंत्रालयों के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। उसी तरीके से जो मौर्यकालीन प्रशासन था, मौर्यकालीन जो प्रशासन था उसमें भी अलग अलग अधिकारी होते थे, अलग अलग तरीके के मंत्री होते थे। सबसे ऊपर राजा होता था, फिर राजा के नीचे अमात्य होते थे, मंत्री होते थे, सेनापति होते थे। उसी प्रकार से एक और अधिकारी होता था जिसका नाम, जिसे कहा जाता था समाहर्ता। क्या कहा जाता था? समाहर्ता। और समाहर्ता का काम क्या होता था? तो इस समाहर्ता का काम होता था कर संग्रहण। कर संग्रहण या राजस्व की वसूली जो होती थी उसको पूरा मॉनिटर करना। मतलब कर संग्रहण से संबंधित जो प्रमुख अधिकारी होता था, जो देखता था कितना कर आया, कितना गया, पूरा मॉनिटर, पूरा ध्यान रखता था पूरी व्यवस्था का, कर संग्रहण व्यवस्था का। तो कर संग्रहण से संबंधित प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी को क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य काल में कर संग्रहण और राजस्व से संबंधित प्रमुख अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। ये हो गया 20 वर्ड्स में हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट भोजताल। भोजताल क्या है? भोजताल एक झील है, लेक है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ठीक है, किसने बनवाई थी? राजा भोज ने बनवाई थी, 11वीं शताब्दी में बनवाई थी। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है हमारे आंसर लिखने के लिए। भोजताल क्या है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक झील जिसका निर्माण राजा भोज ने लगभग 11वीं शताब्दी में करवाया था। सिंपल डायरेक्ट अप्रोच रहेगी ऐसे क्वेश्चंस को लेके। अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह क्या है? तो अब बारदोली सत्याग्रह के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन से डील करते टाइम हमें हमेशा ये देखना है, जैसे ही हमारे सामने टर्म आई, जैसे ही हमारे सामने शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या क्लिक करेगा कि हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक के बारे में। एग्जैक्टली इस टॉपिक को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उस सारी इंफॉर्मेशन को याद करना है, एक जगह इकट्ठा करना है और फिर उसको फ्रेम करना है 20 वर्ड्स के अंदर, ताकि हम हमारी टर्म को डिफाइन कर पाए। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह की बात करें, देख लेते क्या क्या हमारे पास है इसके बारे में इन्फो। 1928 ईस्वी, 1928 ईस्वी में हुआ। कहा हुआ? गुजरात में, गुजरात के बारदोली में। ठीक है, किसने किया? किसानों ने किया। किसके खिलाफ किया? अंग्रेजों के खिलाफ किया। अंग्रेजों के द्वारा जो अनाप शनाप कर लगाए गए थे, किसानों पर कर बढ़ा दिए गए थे, राजस्व बढ़ा दिया गया था, बढ़ा हुआ जो राजस्व था उसके खिलाफ किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में किसानों द्वारा किया गया एक सत्याग्रह, एक आंदोलन है जो अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अत्यधिक करों के खिलाफ किया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है, तो 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बारदोली में किसानों द्वारा अंग्रेजों के अत्यधिक करों के खिलाफ किया गया सत्याग्रह क्या है? बारदोली सत्याग्रह है।
एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इस ही बारदोली सत्याग्रह में ही जो वल्लभ भाई पटेल हैं उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। तो बारदोली सत्याग्रह के समय ही बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है भवभूति। प्रश्न 1.11, प्रश्न 1.11 भवभूति। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें भवभूति के बारे में बताना है। देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। भवभूति 8वीं शताब्दी के एक लेखक थे, विद्वान थे। ठीक है, 8वीं शताब्दी के एक लेखक थे, एक विद्वान थे, जिन्होंने कई सारे जो नाटक होते हैं, नाटक या कहे कविताएं आदि की रचना की, आदि की रचना की। जैसे कि प्राचीन काल में कई सारे विद्वान के आपने नाम सुने होंगे, विद्वानों के, जैसे कालिदास हो गए, शूद्रक हो गए, महाकवि माघ हो गए। वैसे ही एक विद्वान और लेखक थे भवभूति। ठीक है, और अगर इनके प्रसिद्ध ग्रंथों की अगर हम बात करें महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर राम चरितम। ठीक है, तो भवभूति कौन थे? 8वीं शताब्दी के एक विद्वान और लेखक थे जो अपनी कविताओं और नाटकों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से थे? मालती माधवम, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम आदि। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप क्या है? स्तूप क्या है? स्तूप क्या होते हैं? स्तूप होते हैं बौद्ध संरचना, बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र संरचना होती है। ठीक है, पवित्र स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली जो बोधिसत्व होते हैं, महात्मा बुद्ध थे या बोधिसत्व थे, उनके अवशेषों के ऊपर एक गुंबद नुमा संरचना का निर्माण कर दिया जाता है। कुछ ऐसे उनके अवशेष, बीच में जैसे उनका अवशेष रख दिया कुछ भी, और उस पर एक गुंबद नुमा संरचना बना दी जाती है, उन्हें ही स्तूप कहा जाता है। बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से काफी पवित्र माने जाते हैं। ऐसा ही एक स्तूप है सांची में। कहां पे? मध्य प्रदेश के सांची में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अशोक के टाइम करवाया था। अशोक ने करवाया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, सांची के स्तूप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। 1989 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो सांची का स्तूप एक बौद्ध पवित्र स्थल है जिसका निर्माण अशोक के टाइम में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1.13 फतवा ए आलमगिरी। फतवा ए आलमगिरी क्या है? फतवा ए आलमगिरी बेसिकली, फतवा ए आलमगिरी कानून की किताब है, कानून से संबंधित एक पुस्तक है। किसके टाइम में लिखी गई थी? किसके टाइम में लिखी गई थी? औरंगजेब के टाइम पे। फतवा ए आलमगिरी औरंगजेब के समय में तैयार की गई एक कानून से संबंधित पुस्तक है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें किसी भी राज्य की आर्थिक व्यवस्था, कानून, दंड, न्याय, नीति आदि जितने भी डायमेंशन होते हैं किसी भी राज्य के, किसी भी जो प्रशासन के, किसी भी राज्य के प्रशासन के जो अलग अलग डायमेंशन होते हैं, कैसी नीतियां बननी चाहिए, कैसा न्याय होना, न्याय व्यवस्था क्या होनी चाहिए, कैसे दंड व्यवस्था क्या होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था के क्या नियम होने चाहिए, वो सारे नियम इस पुस्तक में दिए गए हैं फतवा ए आलमगिरी में। लेकिन ये सारे जो नियम है ये किस पर बेस्ड है? मुस्लिम लॉ पर, मुस्लिम कानून पर,
जिसको शरीयत भी कहा जाता है, ठीक है। तो मुस्लिम जो शरीयत कानून है उस पर बेस्ड ये किताब है फतवा आलमगीरी, जिसमें किसी भी प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून, न्याय, दंड आदि से संबंधित नियम और कानून बताए गए। और ये कब लिखी गई थी? ये औरंगजेब के टाइम पर लिखी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है स्वराज दल। अगला प्रश्न है स्वराज दल। स्वराज दल के बारे में देख लेते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। कब बना स्वराज दल? 1923 ईस्वी में। किसने बनाया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर था क्या स्वराज दल, क्यों बनाया गया था। देखिए 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधारा उत्पन्न हुई। कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हुई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, या अंग्रेजों की जो नीतियां है, या अंग्रेज जैसे भी डील कर रहे हैं भारत के साथ, उनको लेकर कांग्रेस में अलग अलग विचारधारा उत्पन्न हुई टाइम टाइम पर, कि कैसे अंग्रेजों के साथ डील किया जाना चाहिए, अंग्रेजों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे भारतीय जनता को लामबद्ध किया जाए, कैसे जन आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, कैसे भारतीय जनता को उसमें शामिल किया जाए, या कैसे अंग्रेजों की जो भारत के प्रति नीतियां है उसमें सुधार किया जाए। इन सारे टॉपिक से रिलेशन में कांग्रेस के अंदर, जो कि उस समय पे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख नेतृत्वकर्ता थी, कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधाराएं समय समय पर उत्पन्न हुई। उसी में से एक विचारधारा थी स्वराजी दल की विचारधारा। और इनका क्या मानना था, जब 1923 के पास में इलेक्शन होने वाले थे, अंग्रेज इलेक्शन जो कंडक्ट करवा रहे थे, इलेक्शन करवा रहे थे, चुनाव करवा रहे थे, उसमें स्वराजी जो विचारधारा के लोग थे, जिसमें मुख्य रूप से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू शामिल थे, उनका मानना था कि कांग्रेस को इलेक्शन में, चुनावों में भाग लेना चाहिए और चुनाव में भाग लेकर सरकार के अंदर जाकर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के जो अन्य बड़े नेता थे, जो अन्य नेता थे, उनका मानना था कि कांग्रेस को अंग्रेजों द्वारा जो ये चुनाव करवाए जा रहे हैं, इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कांग्रेस चुनाव में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक विचारधारा थी जो चुनाव में शामिल होकर सरकार के अंदर जाकर सुधार करना चाहती थी, और वो विचारधारा थी स्वराज्य दल की विचारधारा, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने फिर कांग्रेस से अलग होकर स्वराज दल का गठन किया और चुनाव में भाग लिया और बाद में विजय भी प्राप्त की, और सरकार के अंदर जाके कई पॉजिटिव जो चेंजेस है वो भी ये लेकर आए, ठीक है। तो आंसर के लिए हमारे पास मेन इंफॉर्मेशन क्या है कि 1923 ईस्वी में जो स्थापित है स्वराज दल, उसकी स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। क्लियर है? अगला और इस टॉपिक का या इस सेक्शन का जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है हमारे, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है हमारे, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है 1.15, क्योंकि 15 एक सेक्शन में जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अति लघु उत्तरीय, जिनका उत्तर 20 शब्दों में दिया जाना चाहिए, ऐसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एक सेक्शन में। तो उसमें हमारा इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है मृगेंद्रनाथ गुफाएं। मृगेंद्रनाथ गुफाओं के बारे में देख लेते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। मध्य प्रदेश में स्थित गुफाएं, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। फेमस क्यों है मृगेंद्रनाथ गुफाएं, फेमस क्यों है? देखिए मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, लगभग सब लोगों ने पढ़ा होगा उसका नाम, काफी फेमस है,
हिस्टोरिकल हिसाब से तो काफी फेमस जगह है भीमबेटका। क्यों प्रसिद्ध है भीमबेटका? भीमबेटका प्रसिद्ध है अपने शैल चित्रों के लिए, शैल चित्रों के लिए, रॉक पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, चट्टानों पर जो छोटे छोटे प्राग ऐतिहासिक कालीन, ऐतिहासिक कालीन जो चित्र बने हुए होते हैं उनके लिए फेमस है भीमबेटका। सिमिलरली एक जगह है मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। ये मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी अपनी प्राग ऐतिहासिक कालीन जो शैल चित्र होते हैं, रॉक पेंटिंग्स होती हैं, उनके लिए फेमस है। शैल चित्र क्या होते हैं? जो प्राचीन कालीन जो मनुष्य था, प्रागैतिहासिक कालीन जो मनुष्य था, उनने जो चट्टानें होती है, चट्टानों पर छोटे छोटे चित्र बनाए हैं, छोटे छोटे चित्र बनाए अलग अलग एक्टिविटी से रिलेटेड। शिकार से रिलेटेड कोई चित्र हो गया, कोई जंगल का चित्र हो गया, कोई जो संग्रहण करते थे, सामान उठाते थे, उससे संबंधित कोई चित्र हो गया। ठीक है, अलग अलग चीजों से संबंधित छोटे छोटे चित्र चट्टानों पर उत्कीर्ण किए हैं, तो वो उनको क्या कहा जाता है? उनको शैल चित्र, क्योंकि वो चट्टानों पर, शैल पर बने हैं, शैल पर उनको उत्कीर्ण किया गया। प्राचीन कालीन, बहुत ही प्राचीन कालीन है, इसलिए उनको शैल चित्र कहा जाता है। तो ऐसे शैल चित्र कहां भी मिले हैं? मृगेंद्रनाथ की गुफाओं में भी मिले हैं। तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित गुफाएं हैं, जो अपने शैल चित्रों के लिए, रॉक पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है।